तो पहला क्वेश्चन आपके लिए है कि अगर हमें संविधान में अमेंडमेंट करनी है, हमें कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना है, तो उस केस में हमें क्या संविधान में किस तरह से अमेंडमेंट की जा सकती है? क्या प्रोसीजर है? क्या वो सिंपल मेजोरिटी होगी या वो स्पेशल मेजोरिटी होगी? नहीं सर, स्पेशल होगी। ओके, अगर हमें न्यू स्टेट्स को एडमिट करना है तो उस केस में कौन सा आर्टिकल अप्लाई होता है? सर न्यू स्टेट्स को एडमिट करने के लिए सर 368। न्यू स्टेट्स को एडमिट करने के लिए कौन सा आर्टिकल अप्लाई होगा? किस आर्टिकल में ये कहा गया है कि नई स्टेट को अगर आपको अच्छा, एडमिट करना है तो इस आर्टिकल 2। आर्टिकल 2। और हम्म। ये सिंपल मेजोरिटी से होगा या स्पेशल मेजोरिटी से होगा? सर अगर विद इन टेरिटरी ऑफ इंडिया है तो सिंपल। ठीक है। अच्छा, अब एक क्वेश्चन और कि अगर हमें क्या करना है, संविधान को मतलब हमें अपनी टेरिटरी किसी फॉरेन कंट्री को देनी है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, सिंपल मेजोरिटी या स्पेशल मेजोरिटी? सर स्पेशल। स्पेशल मेजोरिटी। ओके, और अगर हमें मान लो बॉर्डर डिस्प्यूट है, उसको सॉल्व हम्म। करना है, तो उस केस में क्या होगा, सिंपल मेजोरिटी या स्पेशल मेजोरिटी सर स्पेशल ही होगी। या कुछ भी नहीं? नहीं सर, उस केस में आपने बताया था कि एग्जीक्यूटिव एक्शन होता है। एग्जीक्यूटिव एक्शन होता है, ठीक है। नो अमेंडमेंट रिक्वायर्ड, हाँ। नो अमेंडमेंट रिक्वायर्ड। तो आज हम पढ़ेंगे बेसिक स्ट्रक्चर। बेसिक स्ट्रक्चर यानी कि हमारे संविधान में बेसिक है क्या। तो सबसे पहला कंसेप्ट ये आता है कि ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन आया कहाँ से। एक केस था, केशवानंदा भारती केस। ये केस जो है वो 1973 में हुआ था। 1973 में ये केस हुआ था और 24 अप्रैल 1973 ये केस है, केशवानंदा भारती केस। इस केस में जो है वो ये बेसिक स्ट्रक्चर का जो डॉक्ट्राइन है वो जो है वो इवॉल्व हुआ, मतलब पूरा बन गया। अब कहानी कुछ ऐसी है इसकी कि बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत एक्चुअल में है क्यों। इसको पढ़ने से पहले हमें एक आर्टिकल पढ़ना पड़ेगा आज। वो है आर्टिकल 368। अब आप इसको साथ साथ में नोट भी करते रहना। आर्टिकल 368, ये जो आर्टिकल 368 है, ये कहता है पार्लियामेंट को कि पार्लियामेंट के पास ना पावर है। पार्लियामेंट क्या कर सकता है, संविधान को जो है वो अमेंड कर सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अमेंड हो सकता है। और इसकी पावर किसके पास जा रही है, आपकी पार्लियामेंट के पास। मतलब अगर संविधान में कोई भी चेंजेस करने हैं तो वो इस आर्टिकल के थ्रू होंगे। ऐसा नहीं है, कुछ एक जो है वो इस आर्टिकल के बाहर भी होते हैं। लेकिन अगर आपको कोई किसी मेजर पोर्शन को चेंज करना है तो उस केस में आपको आर्टिकल 368 को फॉलो करना पड़ेगा। अब कहानी ऐसी है कि क्यों हमारे संविधान को चेंज किया जाता है। पहला कंसेप्ट आता है लिविंग डॉक्यूमेंट का। लिविंग डॉक्यूमेंट। हाँ, लिविंग डॉक्यूमेंट का मतलब ये हो गया कि हमारा जो संविधान है वो जीवित है। क्यों? क्योंकि उसमें जब हमारा संविधान बना तो उस टाइम देखो, बना तो 1950 में था, लेकिन अभी भी हम संविधान में चेंजेस कर सकते हैं। अगर हमें, जैसे हमें प्रेजेंट टाइम में रिक्वायरमेंट्स है, उसके अकॉर्डिंग हम अपने संविधान का जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर को इफेक्ट किए बिना हम संविधान में चेंजेस कर सकते हैं। तो ये पावर किसके पास थी, पार्लियामेंट के पास थी। अब हुआ यूं कि 1950 में सबसे पहले जब संविधान तो बन गया, अब संविधान में एक था राइट टू प्रॉपर्टी। ये जो राइट टू प्रॉपर्टी था, ये गरीब का भी है और ये अमीर का भी है। ये अमीर का भी था और गरीब का भी था। तो मतलब अगर, ये ध्यान रखना, अगर राइट टू प्रॉपर्टी को हटाना है तो उसका इफेक्ट गरीब पर भी पड़ सकता है और अमीर पर भी पड़ सकता है, क्योंकि दोनों का वो राइट है। अगर हम कॉमन राइट की बात करें यहाँ पर तो दोनों का फंडामेंटल राइट है ये राइट टू प्रॉपर्टी। लेकिन अब हुआ क्या, लेकिन सरकार को यह भी कहा गया कि सरकार की ना ड्यूटी है वेलफेयर की। सरकार को वेलफेयर भी प्रमोट करना है, किसी गरीब के लिए और अमीर के लिए भी। तो यहां पर जो राइट टू प्रॉपर्टी था इसको हटाना बड़ा जरूरी था। इसमें चेंजेस करने बड़े जरूरी थे। क्यों? क्योंकि जो वेलफेयर स्टेट तभी प्रमोट कर पाएगी जब ये अमीर और गरीब इक्वल हो पाएंगे। सरकार की नजर में तो दोनों इक्वल है,
लेकिन प्रॉपर्टी ज्यादा किसके पास है? अमीर के पास। और ऊपर से यहां पर जमींदारी सिस्टम था। तो अब इस जमींदारी सिस्टम के अंडर क्या होगा? राइट टू प्रॉपर्टी तो है, जमींदार का भी राइट है, क्योंकि वो उनके पास हेरिडेटरी प्रॉपर्टी है उनकी, तो उसको नहीं छेड़ सकते थे। तो इसलिए संविधान में यहां पर जो है वो फर्स्ट अमेंडमेंट हुई 1951 में। जो नेहरू सरकार थी उसने पहली बार यहां पर संविधान में अमेंडमेंट करी, और इस संविधान की जो अमेंडमेंट हुई इससे उन्होंने यहां पर राइट टू प्रॉपर्टी को थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट किया और जमींदारी सिस्टम को अबॉलिश किया। जब ये जमींदारी सिस्टम यहां पे अबॉलिश हुआ, कंसेप्ट समझना, तो ये जो जमींदार थे ये चले गए सुप्रीम कोर्ट में कि सर राइट टू प्रॉपर्टी तो हमारा राइट है और पार्लियामेंट ये राइट हमसे छीन नहीं सकती। तो यहां पर एक केस होता है फेमस, जिस केस का नाम जो है वो आपको यहां पे क्लियर करके समझाता हूं मैं। फिर यहां पे ना पहला केस आता है जो ये, वो आता है आपका शंकरी प्रसाद का केस 1951। मैंने सारा जो है वो इसमें मेंशन कर रखा है इधर, बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। सिर्फ हम बेसिक अभी थोड़ी सी स्टोरी समझ रहे हैं, उसके बाद हम इसको अच्छे से जो है वो कवर करेंगे। अब यहां पर क्या हुआ 1951 में, कि जब शंकरी प्रसाद ये केस जब ये सुप्रीम कोर्ट में गया, ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट को ये पता था कि अगर जमींदारी सिस्टम जो है वो ये अबॉलिश नहीं किया, अगर ये जमींदारी सिस्टम स्टिल एक्टिव रहा, तो वेलफेयर ऑफ द स्टेट नहीं प्रमोट होगा। क्योंकि आर्टिकल 15 के अंडर ये भी कहा है कि स्टेट की ये ड्यूटी बनती है कि वो बैकवर्ड क्लासेस जितने भी है उनके वेलफेयर के लिए काम करे, उनके वेलफेयर के लिए जो वो इनिशिएटिव्स ले। अब वेलफेयर के लिए इनिशिएटिव तो लेना था, तो इनिशिएटिव में जमींदारी सिस्टम को अबॉलिश करना जरूरी था। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर कहा कि पार्लियामेंट के पास ये पावर है। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो आर्टिकल 368 के को यूज करके संविधान को अमेंड कर सकती है, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस ला सकती है। ये समझ आ गया? हाँ जी। पहले केस में शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, ये जो केस है हमारा यहाँ पे, इसमें कहा गया कि पार्लियामेंट क्या कर सकती है? अमेंड कर सकती है संविधान को। अब यहां पे क्या हुआ कि ये जो डिसीजन था, ये जो रूलिंग थी, ये जो वर्डिक्ट था, ये चला गया पार्लियामेंट के फेवर में कि पार्लियामेंट किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकती है। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने भी पार्लियामेंट को सपोर्ट कर दिया। अब उसके बाद क्या होता है यहां पे, गोलकनाथ केस आता है 1967 का। ये स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस जो है वो गोलकनाथ है। और इस केस में क्या होता है यहां पे कि गोलकनाथ क्या करते हैं, ये बोलते हैं कि सर आपने ना संविधान के जो आर्टिकल है 368 इसको पढ़ा नहीं ढंग से, यहां पे सिर्फ प्रोसीजर दिया गया है। मतलब यहां पर यह कहा गया है कि पार्लियामेंट के पास प्रोसीजर है लेकिन पावर नहीं है। ये इवॉल्व हो रहा है, देखो प्रोसेस। पहले 1951 में सुप्रीम कोर्ट ने भी ये शायद नहीं नोट किया होगा, या सुप्रीम कोर्ट ने अकॉर्डिंग टू द कंडीशन जो है वो वर्क किया होगा, और उन्होंने ये कहा होगा कि ठीक है अभी हमें जरूरत जमींदारी सिस्टम को अबॉलिश करने की है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का काम है इंटरप्रेट करना अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। अब यहां पे क्या हुआ कि ये गोलकनाथ जी चले गए सुप्रीम कोर्ट में 1967 में, और इन्होंने बोला कि सर आप आर्टिकल 368 को देखो तो सही एक बार। वो बोल रहा है प्रोसीजर नॉट पावर, पार्लियामेंट के पास पावर नहीं है और वो ये कर नहीं सकता, ये कर नहीं सकती। पार्लियामेंट के पास ये पावर नहीं है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट, ऐसा जो है वो गोलकनाथ जी कहते हैं सुप्रीम कोर्ट में जाके। फिर अब वो चले गए, केस सुप्रीम कोर्ट में चला गया। पार्लियामेंट ने भी देखा कि यार सच में यार प्रोसीजर ही दे रखा है, पावर तो दे नहीं रखी है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने पार्लियामेंट में ही अमेंडमेंट कर दिया। उन्होंने कहा कि हम क्या करेंगे, आर्टिकल 368 को ही अमेंड करते हैं। उन्होंने आर्टिकल 368 का टाइटल जो है वो अमेंड कर दिया, और वहां पे कह दिया, ये 24th अमेंडमेंट एक्ट थी 1971 की, इसके थ्रू कह दिया कि पावर एंड प्रोसीजर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। जहां पे पहले सिर्फ प्रोसीजर था, वहां पे उन्होंने पावर को भी ऐड कर दिया। जब ये हो गया इतना, फिर इसके बाद गोलकनाथ केस यहीं पे खत्म। देन उसके बाद आ गया केशवानंदा भारती केस। अब ये जो 24th अमेंडमेंट एक्ट जो पार्लियामेंट ने किया था, जिसमें उन्होंने आर्टिकल 368 को ही अमेंड कर दिया, ये हो गया चैलेंज सुप्रीम कोर्ट में। केशवानंदा भारती केस 1973, 24
ये जो 24th जो यहाँ पर क्या हुआ था कि ये जो आपकी अमेंडमेंट थी 24वीं, इसको चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में। 13 जज का बेंच था, 13 जज थे इस जो ये बेंच था सुप्रीम कोर्ट का, इसमें 13 जजेस जो है वो इंक्लूड थे और इसमें जो है वो डिसीजन लिया गया। अब यहाँ पे भी रिक्वायरमेंट थी सिचुएशन की, तो उन्होंने कहा सबसे पहले कि अपहेल्ड द वैलिडिटी ऑफ द जो हमारी अमेंडमेंट करी 24वीं, इसको जो है वो उन्होंने एक्सेप्ट किया कि ठीक है ये सही है, पावर एंड प्रोसीजर ओके। देन उसके बाद दूसरा इन्होंने यहां पर कहा कि पार्लियामेंट के पास संविधान को अमेंड करने की पावर है, क्योंकि आर्टिकल 368 भी ये कह रहा है और हमारा जो संविधान है वो लिविंग डॉक्यूमेंट है। इसका तो मतलब ये होगा कि पावर पार्लियामेंट के पास है। अगर पार्लियामेंट के पास पावर ही नहीं रहेगी तो लिविंग डॉक्यूमेंट भी नहीं रहेगा, फिर तो वो रिजिड हो गया, फिर तो वो उसको फिर अमेंड चेंज किया ही नहीं जा सकता। तो इसलिए यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पार्लियामेंट के पास पावर भी है और उन्होंने कहा कि ये अमेंडमेंट भी ठीक है, लेकिन साथ में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि पार्लियामेंट कर सकती है विदाउट अफेक्टिंग द बेसिक स्ट्रक्चर। उन्होंने बोला कि ये एक मूलभूत आधार है, आपको इसको चेंज नहीं करना। जैसे फॉर एग्जांपल कि जब हमने अभी घर बना दिया, 5 फ्लोर का बना दिया हमने पूरा घर, ठीक है। हुआ क्या कि हमने सिर्फ पिलर पिलर करके ढांचा खड़ा कर दिया, अब ये हो गया बेस। उसके बाद ये हमारी मर्जी है कि हम दीवारें कहाँ लगाते हैं, हम कितने कमरे बनाते हैं, या हम एक हॉल ही बना देते हैं पूरा का पूरा। तो ये सब जो है वो आता है, लेकिन वो बिल्डिंग वैसी की वैसी ही रहेगी। तो वो बिल्डिंग हो गया बेसिक स्ट्रक्चर। उन्होंने कहा कि आपको संविधान में जितने चेंजेस करने हैं आप करो, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर नहीं खराब होना चाहिए, बेसिक स्ट्रक्चर इफेक्ट नहीं होना चाहिए। जहां भी बेसिक स्ट्रक्चर इफेक्ट होगा सुप्रीम कोर्ट एक्टिव होगा और उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देगा। ये समझ आ गया? जी सर। अब दूसरा फैक्टर यहां से क्या अप्लाई होता है इस केस में कि ठीक है सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोल दिया, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर में इंक्लूड क्या होगा? तो सुप्रीम कोर्ट ने वो भी बताया। उसने कहा कि देखो सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमारा संविधान सर्वोपरि है, सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये जो हमारा नेचर है ये जो है वो रहेगा। सेकुलर जो हमारा करेक्टर है ये भी बेसिक स्ट्रक्चर में इंक्लूड हो रहा है। सेपरेशन ऑफ पावर, फेडरल करेक्टर, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, वेलफेयर ऑफ द स्टेट, जुडिशियल रिव्यू, फ्रीडम एंड डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, पार्लियामेंट्री सिस्टम, रूल ऑफ लॉ, फेयर एंड फ्री एंड फेयर इलेक्शन, इंडिपेंडेंट जुडिशरी। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक लिस्ट बनाकर दे दी। उन्होंने बोला कि पार्लियामेंट को कि सर अभी के लिए आप ये लिस्ट ले लो, ये जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, आप इसको नहीं हटा सकते। अब एक एक समझते हैं। सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वो तो क्लियर है कि हमारे यहाँ पर सुप्रीम जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन है, सारे जो है वो जुडिशरी एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव उसका ही पार्ट है। ये जुडिशरी एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव ये सब किसके अंडर है? सुप्रीम कोर्ट के अंडर। उसकी तरह दूसरा यहाँ पर सॉवरेन, भारत एक आजाद देश है, हमारा बेसिक अधिकार है। डेमोक्रेटिक नेशन है, ये कभी चेंज नहीं हो सकता, हम डेमोक्रेटिक ही रहेंगे। रिपब्लिकन कंट्री, हमारा रिपब्लिकन नेचर हमारा रहेगा। सेकुलर करेक्टर, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, पार्लियामेंट ये चीज अमेंड नहीं कर सकती, पार्लियामेंट इसको हटा नहीं सकती। सेपरेशन ऑफ पावर, जो हमारा बेसिक प्रिंसिपल है कि हमने पावर डिवाइड कर रखी है अंडर द प्रिंसिपल ऑफ चेक एंड बैलेंसेस। फेडरल करेक्टर, ये सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब क्या होगा? एक तरह फेडरल इन नेचर है हमारा। यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, बेसिक कंसेप्ट, इसका एग्जांपल आता है यूनियन ऑफ स्टेट। अच्छा मुझे बताओ, यूनियन ऑफ स्टेट वाइडर कंसेप्ट है या टेरिटरी ऑफ इंडिया वाइडर कंसेप्ट है? सर टेरिटरी ऑफ इंडिया। वाई? क्यों? सर क्योंकि उसके अंदर स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज इंक्लूड होती हैं और यूनियन ऑफ स्टेट्स में सिर्फ स्टेट्स इंक्लूड होती हैं। ओके, देन वेलफेयर ऑफ द स्टेट। वेलफेयर ऑफ द स्टेट का मतलब ये हो गया कि स्टेट के पास जो है वो स्टेट की ड्यूटी है कि वो वेलफेयर को प्रमोट करेगी, उसको नहीं हटा सकती। फ्रीडम एंड डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि इंडिविजुअल डिग्निटी का भी हमें ध्यान रखना है। पार्लियामेंट्री सिस्टम, अब ऐसा नहीं कर सकते इंडिया की प्रेसिडेंशियल सिस्टम को अडॉप्ट कर ले, हमारा पार्लियामेंट वो सिद्धांत है वो रहेगा ही। रूल ऑफ लॉ कभी चेंज नहीं होगा, हमेशा रहेगा। फ्री एंड फेयर इलेक्शन, क्योंकि हमारी जो डेमोक्रेसी है वो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, हमारे रिप्रेजेंटेटिव जो है वो सरकार चलाते हैं, तो इसलिए रूल ऑफ लॉ तो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और फ्री एंड फेयर इलेक्शन भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि रिप्रेजेंटेटिव जो है वो बहुत अच्छे से सिलेक्ट होने चाहिए, उसमें कोई भी जो है वो एक तरह से जो है वो कोई भी
ऐसी एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए जिससे हमारा जो है वो फ्री एंड फेयर प्लस जो हमारा जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है वो इफेक्ट हो। साथ में इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी, क्योंकि एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी ये तीनों सेपरेट हैं, अलग अलग हैं। तो इसलिए यहाँ पर क्या है कि इंडिपेंडेंस सबकी बराबर होनी चाहिए, सबको अच्छी, मतलब ऐसा ओवर रीचिंग पावर्स नहीं होनी चाहिए। ये समझ आ गया? हाँ जी। देन उसके बाद कुछ एक इंपॉर्टेंट केसेस है जो हमारे बेसिक स्ट्रक्चर जो डॉक्ट्राइन है उसके साथ लिंक करते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो केस हुआ था वो हुआ था, एक तो केशवानंद भारती केस है ही है जिसमें बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन बन गया। देन उसके बाद मिनर्वा मिल केस, ये 1890 का केस है। और इसमें ये कहा था कि ये जो जुडिशियल रिव्यू है, जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या हो गया कि जुडिशरी के पास ये पावर है कि वो चेक कर सकती है किसी भी कानून को, क्या वो हमारे फंडामेंट, क्या वो हमारे संविधान को इफेक्ट कर रहा है, या हमारे संविधान के किसी पार्ट को इफेक्ट तो नहीं कर रहा है, या हमारे फंडामेंटल राइट्स को इफेक्ट तो नहीं कर रहा है। तो ये जो पावर है ये है जुडिशरी के पास, और इसको कहते हैं जुडिशियल रिव्यू। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई कानून सरकार ने बनाया, अब कानून बन गया, अब वो कानून इफेक्ट कर रहा है फंडामेंटल राइट्स को या नहीं इफेक्ट कर रहा है। अब किसी को लगता है कि इफेक्ट कर रहा है, तो वो क्या करेगा, सुप्रीम कोर्ट में उसको चैलेंज करेगा। देन सुप्रीम कोर्ट वो देखेगा कि क्या सच में इफेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, और अगर हो रहा है तो उस केस में उसको हटा दिया जाएगा, उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देंगे, उसको कैंसिल नहीं करेंगे। उसको बोलेंगे कि ऐसा नहीं बोलेंगे कि ये कानून खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि हो सकता है उस कानून की आज जरूरत नहीं है लेकिन 50 साल बाद हो। यस सर। मेहनत तो उसको लगी है ना बनाने के लिए, टाइम भी लगा है, तो जुडिशरी को यह भी पता है कि टाइम भी इंपॉर्टेंट है, तो वो क्या करेगा, उसको अभी के लिए उसको बोलेगा कि अभी ये जरूरत नहीं है। लेकिन हो सकता है 50 साल बाद जरूरत पड़े तो सुप्रीम कोर्ट अपनी जजमेंट को जो है वो ओवर रूल्ड कर देगा। फिर दूसरा केस यहां पर अप्लाई होता है कि कोई भी कानून, जैसे मान लीजिए कानून बना, एक लॉ बन गया, अब ये पूरा लॉ जो है वो फंडामेंटल राइट्स को इफेक्ट नहीं करता, लेकिन इसका कुछ एक पार्ट इफेक्ट करता है, तो सिर्फ वो पार्ट ही जो है वो नहीं इम्प्लीमेंट होगा। तो कहेंगे कि ये पार्ट अभी के लिए इफेक्ट कर रहा है तो इसको नहीं आप लगा सकते इसमें, बाकी आप रेस्ट इंप्लीमेंट कर सकते हैं। देन उसके बाद इंदिरा स्वाने केस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको मंडल केस भी कहते हैं। ये हुआ था हमारा 1992 में, यहाँ पर जब EWS जो इकोनॉमिकली वीकन सेक्शन है, जैसा आज हम देखते हैं ना 10% रिजर्वेशन एक्स्ट्रा दी, तो वो वाला केस जो है वो यहाँ पे जो है वो आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो रूल ऑफ लॉ है, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर कहा था कि रूल ऑफ लॉ भी जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। इसके बाद सिग्निफिकेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको मेंस में लिखने के लिए आता है कि डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या डॉक्ट्रिन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले तो याद रखना कि इसलिए आया था कि ये जो है वो प्रमोट कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशनल आइडियाज को, ये मेंटेन कर रहा है सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कि हमारा संविधान ही सर्वोपरि है। ये इंश्योर कर रहा है पावर ऑफ सेपरेशन, क्योंकि हमने देखा ना फेडरल सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, और फेडरल मतलब क्या है, पावर डिवीजन। ये प्रोटेक्ट कर रहा है फंडामेंटल राइट्स को, और इसके रिगार्डिंग आता है आर्टिकल 13, ये हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, जिसमें ये कहा गया है कि अगर कोई भी कानून, कोई भी ऑर्डर फंडामेंटल राइट्स को इफेक्ट करता है तो इस आर्टिकल के तहत उसको इनकंसिस्टेंट डिक्लेयर कर दिया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। फिर एक सिग्निफिकेंस और आता है कि जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्रिन है वो ये इंश्योर करता है कि हमारा जो संविधान है वो क्या है, एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। लेकिन साथ में ना कुछ चैलेंजेस भी है। चैलेंजेस कुछ कुछ इस तरह से है। फर्स्ट चैलेंज ये कि जुडिशियल ओवररीच का यहाँ पर खतरा हो गया, मतलब जुडिशरी ज्यादा एक्टिव हो गया। जैसा फॉर एग्जांपल कि नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, ये एक्ट जो है वो 2014 में पार्लियामेंट लेकर आई, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनकी अपॉइंटमेंट कौन कर रहा था, ये कमीशन। तो जुडिशरी ने ये कहा कि जो आप ये कर रहे हो सर, इससे जो है वो जुडिशियल इंडिपेंडेंस इफेक्ट हो रही है कि, तो उन्होंने क्या किया, इस जो ये कमीशन था इसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया। साथ में ये भी कहा कि जो जुडिशरी की अपॉइंटमेंट है, जो जजेस की अपॉइंटमेंट है वो कलीजियम सिस्टम से ही होगी। कलीजियम सिस्टम क्या होता है, ये सिस्टम होता है जिसमें सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं इंक्लूडिंग CGI, वो क्या करते हैं, रेकमेंड करते हैं किसी भी जज का नेम, जज के नेम को प्रेसिडेंट को,
और फिर प्रेसिडेंट उस जज को जो है वो अपॉइंट करता है। तो ये कलीजियम सिस्टम है अपॉइंटमेंट से रिलेटेड। उन्होंने कहा कि सर यही ठीक है जो आप ये नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन लेकर आए हो, इससे जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर और इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी इफेक्ट हो रही है। सेकंड में आता है कि अगर हम ये कह रहे हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर होगा तो उस केस में इनकंसिस्टेंट होगा विद द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। क्योंकि देखो, अब पार्लियामेंट के पास पावर है वो कानून बनाए, और जुडिशरी के पास ये पावर है कि वो उसको चेक करे। लेकिन अगर जुडिशरी उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देगी और अपना ऑर्डर लेकर आ जाएगी, जिसको जुडिशियल ओवररीच कहते हैं, तो उससे क्या होगा कि जुडिशरी एक्टिव हो गई, तो वो कहीं ना कहीं सेपरेशन ऑफ पावर के प्रिंसिपल के अगेंस्ट चला जाता है। और ये अगर इस तरह से अगर वर्क होता है तो इसमें क्या होता है कि जुडिशरी को जो है वो थर्ड, मतलब पार्लियामेंट का थर्ड चैम्बर बना दिया जाता है। कि जुडिशरी क्या करती है, जुडिशरी का काम नहीं कर रही है, वो कानून बनाने शुरू कर दिए उन्होंने। समझ आ गया? सर थोड़ा थोड़ा ये वाला पार्ट। चैलेंजेस वाला हाँ जी। देखो, सिंपल समझो। चैलेंजेस या कंसर्न, इसको चैलेंजेस या कंसर्न भी मान के चलो कि ये ड्रॉबैक्स है बेसिक स्ट्रक्चर के। तो पहला है जुडिशियल ओवररीच। ओवररीच का मतलब क्या होगा? देखो, हम ऐसा कहते हैं ना कि यार जब तक कोई अपनी लिमिट में रहेगा तब तक ठीक है, लेकिन जब अपनी लिमिट क्रॉस करेगा ना तो वो पंगा क्रिएट कर देगा। तो जब 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 तक सुप्रीम कोर्ट अपनी डिसीजन जो है वो अपनी लिमिट में रह के कर रहा है, ठीक है, उसको लग रहा है कि इतना इतना करना चाहिए, सही है, तब तक वो जुडिशियल रिव्यू हो गया। लेकिन जब उसने पार्लियामेंट के किसी डिसीजन के ऊपर जो अपना डिसीजन सुना दिया और अपना डिसीजन अपना ही कानून बना दिया, तो उसको बोलते हैं जुडिशियल ओवररीच। ये क्लियर हुआ? हाँ जी। अब दूसरा आता है इनकंसिस्टेंट। अब अगर मान लो कि ठीक है ना, नॉर्मली समझो इस बात को कि एक पर्सन दूसरे पर्सन की लाइफ में, मतलब ए और पर्सन बी, दो पर्सन है, ठीक है। अब उस केस में यहाँ पर क्या होता है कि ठीक है, दोनों की अभी जो है वो यहाँ पर क्या है, प्रॉपरली उन्होंने अपना वर्क डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है कि एक ए पर्सन इतना काम करेगा, बी इतना करेगा। लेकिन होता क्या है कि ए क्या करता है, बी के काम में इंटरफेयर करना शुरू कर देता है। पहले उन्होंने क्लियरली जो है वो अपने वर्क को जो है वो सेपरेट कर रखा है। उन्होंने कहा है कि देखो, ये ए और ये बी, इन दोनों ने बोला कि हमारा अपना अलग अलग काम है, हम वो करेंगे। लेकिन फिर ये क्या करता है, इसके काम में इंटरफेयर करना शुरू कर देता है। जब इंटरफेयर करना शुरू कर दिया तो जो सेपरेशन का जो प्रिंसिपल था वो तो खराब हो गया, वो तो इफेक्ट हो गया। तो इस ये हो गया सेपरेशन ऑफ पावर का, कि इनकंसिस्टेंट हो गया वो उसके साथ। ठीक है। फिर थर्ड थर्ड भी यहां पर आता है। वो आता है कि जब जब ए यहां पर इंटरफेयर कर रहा है बी के काम में, कि जो बी को करना चाहिए वो ए कर रहा है, तो मतलब क्या हो गया कि ए जो है वो क्या बन गया, ए अपने आप में ये अब क्या बन रहा है, लेजिस्लेटिव एक्टिविटीज करना शुरू कर रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट अगर पार्लियामेंट के काम में इंटरफेयर करता है, कि पार्लियामेंट का काम क्या है, कानून बनाना। अब अगर कानून बनाने का काम सुप्रीम कोर्ट ही करना शुरू कर देगा, तो उस केस में क्या होगा कि जो जुडिशियल का काम है उससे हटकर जो है वो क्या कर रहा है, पार्लियामेंट की तरह थर्ड चैम्बर बन जाएगा। फिर थर्ड यानी कि एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी भी जो है वो उसका पार्ट बन जाएगी, वो भी कानूनी बनाने लगे। फिर सब कानूनी बनाएंगे तो कानून को बचाएगा कौन? ठीक है। अब क्लियर हुआ? हाँ जी। बाकी सर एक और बात बताओ, ये रूल ऑफ लॉ एक बारी फिर बता दो क्या होता है जैसे। रूल ऑफ लॉ बहुत सिंपल कंसेप्ट है, ये आएगा आर्टिकल 14 के अंडर, ठीक है। अच्छा। जहां पर ये कहा गया है रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या, देखो मोनार्क सिस्टम में क्या होता था, राजा जी ने जो ऑर्डर दिया वो फाइनल, हम्म। ठीक है। लेकिन कानून, रूल ऑफ लॉ मतलब कि एक आपके पास एक संविधान है जिसके अकॉर्डिंग आपको फॉलो करना पड़ेगा, जिसमें रूल्स एंड रेगुलेशन सब लिख रखे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको वर्क करना पड़ेगा, वो हो गया रूल ऑफ लॉ। ठीक है। अब आ गया क्वेश्चन। क्वेश्चन अच्छे से दिख रहा है या और जूम इन करें इसको? क्लियर हुआ नहीं बिल्कुल? ठीक है। चलो फिर आंसर करो इसका। The Constitution of India defines its basic structure in terms of federalism, secularism, fundamental rights and democracy. सर ऊपर हमने पढ़ा कि फेडरलिज्म तो नहीं था उसमें। स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ना बस। ओके। It provides for judicial review to safeguard the citizens' liberties and to preserve the ideals in which the Constitution is based.
सर जुडिशियल रिव्यू तो वो है कि हम किसी पर्टिकुलर लॉ को, मतलब अगर कोई पर्टिकुलर जैसे राइट है, अगर वो इफेक्ट हो रहा है तो मतलब इट्स चैलेंजेबल। वुड द तो ये स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट हुआ, कौन सा? सेकंड वाला। ठीक है, सेकंड इनकरेक्ट हुआ। हाँ, फर्स्ट वाला। ध्यान से पढ़ो स्टेटमेंट। सो फेडरलिज्म। फेडरलिज्म को छोड़ो, सेक्युलरिज्म को छोड़ो। फेडरलिज्म मतलब फेडरल, और फेडरल इज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। फंडामेंटल राइट्स, डेमोक्रेसी और सेक्युलरिज्म। हम्म। अब ढंग से पढ़ो, ये सब कंसेप्ट को छोड़कर ढंग से पढ़ो, शुरू से। जोर से बोलकर पढ़ो। The Constitution of India defines its basic structure in terms of secularism। नहीं सर, बहुत सारे पॉइंट्स हैं इसमें। एक बार दोबारा पढ़ो स्टेटमेंट। Constitution of India defines its, no, Constitution is not it's ये पता नहीं सर। बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्राइन किसने दिया है? सुप्रीम कोर्ट ने। हाँ जी। तो कॉन्स्टिट्यूशन में तो डिफाइंड ही नहीं है। हाँ, ये भी बात है। सही कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बात। इंडिया डिफाइंस, ये कह रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भाई कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने नहीं कहा। अगर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने कहा होता तो 1950 में होता। सही बात है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला 1973 में भाई कि नहीं, बेसिक स्ट्रक्चर को मत छेड़ो। ठीक है। तो राइट। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नहीं डिफाइन करता। हम्म। फेडरलिज्म ये is a सही part of बात। basic structure. Secularism is a part of basic structure. Fundamental rights is not a part of basic structure. फंडामेंटल राइट्स नहीं है, लेकिन फंडामेंटल राइट से जो मिल रहा है ना, वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। जैसा फॉर एग्जांपल सेकुलरिज्म। अब हमें कहां पता चल रहा है कि हम सेकुलर हैं? हमें पता चल रहा है जब हमने कहा राइट टू रिलीजन। और राइट टू रिलीजन कहां पर है? फंडामेंटल राइट्स में। तो जो फंडामेंटल राइट से मिल रहा है वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट। डेमोक्रेसी, ओके। हमने बोला रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी इज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। अब आती है बारी दूसरी स्टेटमेंट की। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स जुडिशियल रिव्यू टू सेफ गार्ड एंड सेफ गार्ड द citizens liberty and to preserve the ideals on which the constitution is based। जुडिशियल रिव्यू जो टर्म है, ये संविधान में है ही नहीं। ओके। वहां सिर्फ कुछ एक आर्टिकल्स हैं, लाइक आर्टिकल 13, वो कहता है लॉ इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट, कि अगर कोई कानून फंडामेंटल राइट्स को इफेक्ट करता है तो उसको सुप्रीम कोर्ट नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकता है, उसको सुप्रीम कोर्ट इनकंसिस्टेंट डिक्लेयर कर सकता है। उसके बाद आर्टिकल 32, जिसमें रिट्स की पावर है कि अगर फंडामेंटल राइट्स इफेक्ट हो रहे हैं तो वी हैव आर्टिकल 32, जिसके थ्रू हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। ओके। क्लियर? ठीक है। समझ आ गया? हाँ जी। अब हम चलते हैं दोबारा से आर्टिकल 32, ये पे आप क्या बोलते हैं, आर्टिकल 368 पे। ओके। आर्टिकल 368, जितना अभी तक हमने पढ़ा, जितना आपको समझ आया, बताओ इसके बारे में। आर्टिकल, अच्छा, कहाँ से शुरू करूँ? रुको, एक मिनट। चलो देखो, मैं आपकी थोड़ी सी हेल्प करता हूँ। आर्टिकल जो 368 है, ये कहता है कि पार्लियामेंट के पास, संविधान का, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल, इसके पास ये पावर है कि वो क्या कर सकता है, ये पावर दे रहा है पार्लियामेंट को कि वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है। और ये करेक्ट। इससे क्लियर होता है कि हमारा जो संविधान है वो क्या है, एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। अब यस। यहाँ पर भी दो तरह की अमेंडमेंट होती है, एक स्पेशल मेजोरिटी, ठीक है, और दूसरी हमने जो पढ़ा था स्पेशल मेजोरिटी प्लस स्टेट्स रेटिफिकेशन, कि अगर आपको फेडरल स्ट्रक्चर को, आपको उस पार्ट को अमेंड करना है जिसके साथ जो है वो स्टेट का भी लिंक है, तो उस केस में आपको स्टेट रेटिफिकेशन चाहिए, मोर देन हाफ। कि अगर 28 स्टेट्स हैं तो उसमें से 14 से ज्यादा की हमें जो है वो रेटिफिकेशन चाहिए।
इस केस में स्पेशल मेजोरिटी का प्रोसीजर क्या था? सर मेजॉरिटी प्लस 2/3, सिंपल प्लस हाँ, सिंपल प्लस तो आपने बोल दिया, लेकिन 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग, प्रेजेंट एंड ठीक है, और मोर देन हाफ ऑफ द, मोर देन हाफ ऑफ द, हाफ से ज्यादा ऑफ द टोटल मेंबरशिप। और इस केस में यहाँ पर सिमिलर, लेकिन स्टेट्स की रेटिफिकेशन चाहिए। अब ये दो जो है वो यहाँ पर आती है इंपॉर्टेंट। अब प्रोसीजर की बात करते हैं कि ये अमेंडमेंट होगी कैसे। ये करेंगे कैसे, किस तरह से जो वो अमेंडमेंट की जा सकती है। तो पहला आता है कि कोई भी अगर आपको अमेंडमेंट करनी है तो वो बिल की फॉर्म में होगी। बिल जो है वो पार्लियामेंट में रखा जाएगा। अब ये रखेगा कौन? ये प्राइवेट मेंबर या फिर मिनिस्टर, दोनों उठा रख सकते हैं। प्राइवेट मेंबर कौन हो गए? प्राइवेट मेंबर्स वो मेंबर्स हो गए जो अदर देन मिनिस्टर है। मिनिस्टर के बाद जितने भी एमपीज होते हैं दैट इज योर प्राइवेट मेंबर। और मिनिस्टर यानी कि जो सरकार चला रहे हैं, मेनली जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हो गई। तो बिल जो है वो कौन इंट्रोड्यूस कर सकता है? या तो प्राइवेट मेंबर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं या मिनिस्टर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। अब इंट्रोडक्शन के केस में प्रेसिडेंट की परमिशन चाहिए या नहीं चाहिए होगी, बताओ। सर चाहिए होगी। प्रेसिडेंट की पीरियर परमिशन हाँ जी। नहीं चाहिए होगी। अच्छा। नहीं चाहिए। बिल इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, ये भी बताता हूं कि क्यों। पार्लियामेंट में बिल इंट्रोड्यूस होगा आइदर, या तो राज्यसभा में इंट्रोड्यूस हो सकता है या लोकसभा में, किसी में भी, दोनों में से भी। तो एक बात यहां पर यह भी याद रखना कि या तो राज्यसभा या फिर लोकसभा, किसी में भी, दोनों में से किसी में भी बिल इंट्रोड्यूस होगा। तो जब, और बिल कौन इंट्रोड्यूस कर सकता है? या तो प्राइवेट मेंबर या तो मिनिस्टर, दोनों में से। यस। प्रेसिडेंट की पीरियर परमिशन नहीं चाहिए। ओके। जब बिल इंट्रोड्यूस होगा, एक एक्सेप्शन और यहां पर याद रखना कि ज्वाइंट सीटिंग नहीं होगी। हाँ जी। मतलब लोकसभा राज्यसभा साथ में नहीं बैठेंगे, दोनों अलग अलग जो है वो बिल को पास करेंगे बाय स्पेशल मेजोरिटी। जब करेक्ट। बिल पास हो जाएगा उसके बाद वो जाएगा प्रेसिडेंट के असेंट के लिए। अब यहां पे प्रेसिडेंट के पास ऑप्शन है कि या तो वो असेंट दे दे, या असेंट ना दे, या रिकंसिडरेशन के लिए दोबारा भेज दे, बोले रिकंसिडर करो। या तो असेंट दे देगा या नहीं देगा, या बोलेगा रिकंसिडर करो। लेकिन अगर रिकंसिडर करके दोबारा से बिल आ जाए ना, तो उस केस में फिर उसको कंपलसरी असेंट देनी ही पड़ती है। सेकंड टाइम। हाँ, सेकंड टाइम में। तो यहां पर क्या हुआ कि सेकंड टाइम में उसको असेंट देनी ही पड़ेगी, और यहां पर बिल जो है वो पास हो जाएगी। बिल फिर उसकी इंप्लीमेंटेशन होगी, फिर एक्ट जो है वो बन जाएगा। दूसरा केस यहाँ पर, ये तो नॉर्मल केस हो गया जब हमने ऐसे पार्ट को अमेंड करना है जो हमारे स्टेट्स के साथ नहीं लिंक कर। लेकिन जब स्टेट्स के साथ लिंक होगा तो यहाँ पर स्टेट्स की रेटिफिकेशन भी चाहिए होगी। तो जो अगर स्टेट के लिए कोई लॉ होता है तो वो तो स्टेट में ही हो जाएगा कि उसको सेंटर में भी जाना पड़ेगा? स्टेट के लिए कानून कैसे? मतलब अगर कोई लॉ स्पेसिफिक टू एनी स्टेट है। ऐसा नहीं होता, उसके लिए संविधान में अमेंडमेंट नहीं होगी। अच्छा नहीं, हाँ मेन संविधान में तो नहीं होगी, हाँ ये उसके लिए एक होगा। प्रोसीजर होता है, देखो मैं बताता हूँ आपको। अगर मान लो कि स्टेट्स के रिगार्डिंग कोई अमेंडमेंट करनी है, हम्म। स्टेट्स के रिगार्डिंग अमेंडमेंट जब भी होगी, ठीक है, स्टेट से रिगार्डिंग, जो कि हमारे संविधान का वो पार्ट जो स्टेट से लिंकअप करता है, उस केस में जो बिल होता है वो राज्यसभा में इंट्रोड्यूस होता है। ये राज्यसभा की स्पेशल पावर। अच्छा। क्यों? राज्यसभा में कौन लोग होते हैं? राज्यसभा में होता है स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव। लोकसभा में हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, और राज्यसभा में स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। तो ये स्टेट रिप्रेजेंटेटिव बोलेंगे सर कि हमें यहाँ पर अमेंडमेंट चाहिए इस संविधान में, तो आप इसको करो। फिर वो वहां पर क्या होगा कि वहां पर देखा जाएगा स्टेट्स की रेटिफिकेशन को। पहले स्टेट्स की रेटिफिकेशन होगा। क्लियर? हम्म। या इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि प्रेसिडेंट वो फिर वो फाइनली लास्ट में पूछ भी सकता है कि देख लेते हैं कि यार इसमें है वो स्कोप की नहीं, कि स्टेट्स की भी मर्जी हो रही है या नहीं हो रही है। ऑलमोस्ट वैसे होता ही है, तभी अमेंडमेंट होती है, अदरवाइज नहीं।
और ठीक बात है। होती है कि कौन सा पार्ट जो है वो आर्टिकल 368 के अंडर अमेंड होगा, कौन सा नहीं होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछा जाता है। तो सबसे पहले तो याद रखना कि जो स्पेशल मेजॉरिटी के साथ जो अमेंडमेंट हो रही है, इसमें एक तो अगर आपको आर्टिकल 368 को अमेंड करना है, वो भी स्पेशल मेजॉरिटी से होगा। दूसरा, अगर आपको फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, विदाउट अफेक्टिंग बेसिक स्ट्रक्चर, या फिर अगर हमने किसी को फॉरेन टेरिटरी देनी है, वो भी जो है वो आपका स्पेशल मेजॉरिटी से होगा। ठीक है। फॉरेन डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, अगर आपको डीपीएसपी में कोई अमेंडमेंट करनी है तो उसके लिए आपको स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए। लेकिन अगर आप फेडरल स्ट्रक्चर में जा रहे हो, फेडरल स्ट्रक्चर में आप बोल रहे हो कि हमें प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन की प्रोसेस है उसको अमेंड करना है, तो प्रेसिडेंट जो है वो स्टेट का भी है और सेंटर का भी है, दोनों से लिंकअप करता है क्योंकि दोनों वोट करते हैं। तो उस केस में कहा यहाँ पर कि स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए प्लस स्टेट्स की रेटिफिकेशन भी चाहिए। अच्छा। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, इसमें अगर कुछ जैसे सुप्रीम कोर्ट के जजेस की स्ट्रेंथ इंक्रीज करनी है, डिक्रीज करनी है, वो पावर पार्लियामेंट के पास होती है, तो उस केस में भी क्या होता है, स्पेशल मेजॉरिटी होती है। सिंपल मेजॉरिटी में कौन सा आएगा, एक तो वो ऑर्डनरी ऑर्डनरी लॉज, लाइक जैसे कि हमें न्यू स्टेट एडमिट एस्टेब्लिश करनी है, वो नाम चेंज करने हैं, वो आपका सिंपल मेजॉरिटी में हो गया। ठीक है। स्टेट बाउंड्रीज हो गया। सेकंड शेड्यूल, किससे लिंक करता है सेकंड शेड्यूल? सर जिसके अंदर हाँ हाँ, फिर मैं आपको जो ट्रिक बताता हूँ इसके याद करने की एक। सर सारे जो ये प्रेसिडेंट गवर्नर होते हैं उनकी क्या क्या प्रिविलेजेस हैं, और स्पीकर ऑफ लोकसभा, ओके। ये जितने भी हैं दो इनके। नंबर में पैसा आता है। ठीक है। हाँ राइट, ये भी कर बस सकते ऐसे याद कर सकते हैं इसको कि 2 नंबर में पैसा आता है। बस या जितने भी हो गए, हैं। क्योंकि जितने क्वेश्चन भी पूछ अलाउंस रहे आएंगे जो भी आएगा वो। हैं। 2 नंबर में पैसा आएगा सारा। ठीक है, ठीक। तो ये हो गया हमारा आर्टिकल 368, इंपॉर्टेंट है काफी। देन इसके बाद जो इंपॉर्टेंट आता है वो आता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। सर इससे क्वेश्चन कैसे, मतलब कि स्पेशल मेजोरिटी के अंडर क्या क्या आता है, ऐसा ही हाँ, क्वेश्चन ऐसे आएगा ऐसे मतलब? बनता है। इसको मैं, हाँ, इस ऐसे करके बनता है। तो जो लक्ष्मीकांत में वो लिस्ट दी है ना, कौन सा स्पेशल आ रहा है कौन सा सिंपल है, तो बस वो सिंपल याद कर लेना। सर कौन से चैप्टर में है ये? ये इसका पावर, इसका जो अमेंडमेंट का चैप्टर है अलग एक। अच्छा।